साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको उड़ान कोचिंग बिलासपुर में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें से दूसरे टेस्ट के क्वेश्चन पेपर का विस्तृत विश्लेषण सहित उत्तर आपको मिलेगा। कुल 100 प्रश्न है जिसमें से गणित के 40 प्रश्न का संपूर्ण हल सरल तरीके से आपको सीखने को मिलेगा। इसमें पर्यावरण के 25 प्रश्न, भारत का संविधान के 20 प्रश्न और कंप्यूटर के 15 प्रश्न शामिल हैं। बिल्कुल न्यू पैटर्न के प्रश्न हैं। अभी तक कुल 13 टेस्ट हो चुके हैं। एक एक करके सभी टेस्ट का वीडियो आपको मिलेगा। इस टेस्ट से आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। साथ ही टेलीग्राम में आप छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का डेली फ्री क्विज टेस्ट भी दिला सकते हैं। आपके एक पोस्ट के लिए बिंदास लर्नर निरंतर प्रयासरत है। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन कौन से हैं? दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय होता है। दो अपरिमेय संख्याओं a और b के लिए a/b सदैव अपरिमेय होगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग सदैव अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, फिर इनमें से उत्तर इसका पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला है इसका कंडीशन, दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय होता है। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, अपरिमेय संख्या क्या है? कर्णी 3 है और एक और अपरिमेय संख्या कर्णी 3 लिए, तो कर्णी 3 में कर्णी 3 को घटा दिए तो क्या आ गया? 0। मतलब दोनों को योग किए हैं तो प्लस करके माइनस कर्णी 3 ले लिए, तो यहाँ से क्या हो गया? दोनों कट के क्या आ गया? 0। और 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए इसका कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। तो ये क्या हो गया आपका? असत्य। क्लियर है? दूसरा उसमें दिया है, अब दो अपरिमेय संख्या a और b के लिए a/b सदैव अपरिमेय होगा। अब यहाँ पर देखेंगे, ये कर्णी 3 अपरिमेय है, फिर कर्णी 3 क्या है? अपरिमेय है। अब दोनों को भाग देंगे, a/b बोला है, मतलब दोनों क्या करेंगे? भाग देंगे, तो देखिए दोनों कट जाएगा, क्या बच गया? 1। और 1 क्या है? परिमेय संख्या है, तो ये क्या बोला है? अपरिमेय आना चाहिए, तो ये भी क्या है आपका? असत्य है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होता है। तो जैसे ये परिमेय संख्या लिए 1, 2/3, एक परिमेय संख्या लिए 3/4। अब दोनों को हल करेंगे तो ये देखिए, यहाँ 3 कट गया, 2/4 मतलब कितना आ गया? 1/2। तो 1/2 क्या है आपका? परिमेय संख्या है, तो ये क्या है? सत्य है। नेक्स्ट देखिए, दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय संख्या होता है। योग मतलब जोड़ना। जैसे एक परिमेय संख्या लिया हमने क्या? 2, एक परिमेय संख्या लिया 3, और 2 और 3 को जोड़े क्या आ गया? 5। तो 5 भी क्या है? परिमेय संख्या है। वैसे 1/2 धन 1/3 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपको? 5/6। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया आपका? सत्य हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग सदैव अपरिमेय संख्या होगा। अब देखिए, एक परिमेय संख्या लेते हैं 2, अपरिमेय संख्या लेते हैं कर्णी 3। क्लियर है? अपरिमेय संख्या आपको पता होना चाहिए, कोई भी चीज़ को जैसे वर्गमूल के अंदर अगर आप लिखते हैं और उसका पूर्णांक मान नहीं निकलता है तो वो क्या हो जाएगा आपका? अपरिमेय होगा। जैसे यदि आप 4 लेंगे तो 4 का वर्गमूल क्या हो गया? 2, तो 2 क्या हो गया? परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन 3 का पूर्णांक मान नहीं निकलेगा, ये होता है 1.732 होता है। क्लियर है? पूर्णांक मतलब पूर्णांक, तो इसलिए ये अपरिमेय है। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपरिमेय ही आएगा। 2 प्लस कर्णी 3 मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो अपरिमेय ही रहेगा। क्लियर हुआ? तो इसलिए पहले अपरिमेय संख्या आपको क्लियर होना चाहिए कौन सा है। तो ये भी क्या है आपका? सत्य है। तो यहाँ पर आप देखेंगे L, M, N तीनों क्या है? सही है, इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। देखिए साथियों, इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, L, M, N। अगला प्रश्न देखिए, तो नेक्स्ट प्रश्न है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार निम्न में से कैसा होगा? अब इसमें से इसको देखना है, शांत है कि आवर्ती अशांत, अनावर्ती अशांत, कभी पूर्ण संख्या। तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए अपरिमेय संख्या क्या है। तो अपरिमेय संख्या इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसका दशमलव रूप कभी भी समाप्त नहीं होता, अर्थात अशांत होता है,
और न ही अंकों का कोई समूह बार बार दोहराता है, तो अनावर्ती होता है। जैसे कि देखिए पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर एक पाई का मान होता है 22/7 और 7 का भाग आप 22 में देंगे तो इस प्रकार आएगा। क्लियर है, इस प्रकार आप भाग देंगे तो ये 7 या 21, एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे, शून्य आएगा, 7 एकम 7, फिर 3 बचेगा, 0, 7 चौक 28, ऐसे भाग देते जाएंगे तो ये जाते जाएगा। क्लियर है, और कोई भी संख्या क्या है, दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होगा, कोई समूह मतलब बार बार नहीं आएगा। यहाँ पर कर्णी 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, कर्णी 2। क्लियर है, इसका भी भाग विधि से जब आप निकालेंगे वर्गमूल तो इस प्रकार आएगा 1.41414142 इस प्रकार। तो ये कभी भी ये पूर्ण नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा भाग की प्रक्रिया। क्लियर हुआ, भाग का प्रक्रिया चलता ही रहेगा और अंकों का कोई समूह बार बार नहीं आएगा। कई ठो में जैसे बार बार आता है ना, मान लीजिए कई ठो में रहता है 4 1 ऐसे करके, तो इसमें ऐसा टाइप का नहीं आएगा। तो ऐसा टाइप का बार बार जो नहीं आता है ना उसको अनावर्ती बोलते हैं, और जो बार बार आता है उसको आवर्ती बोलते हैं। क्लियर है, और भाग अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है, कंटिन्यू भाग देते ही जा रहे तो उसको बोलते हैं अशांत। क्लियर हो गया, तो इस प्रकार ये क्या होगा, आपका अशांत अनावर्ती होगा। अन्य विकल्प का देख सकते हैं, शांत दशमलव क्या होता है। तो शांत को यहाँ पर देखिए, जैसे ये 1/2 है तो 2 का भाग 1 में देंगे तो 2 शून्य 0, 1 बचा, दशमलव लगाए, 0, 2 पंचे 10। यहाँ पर देखिए भाग का क्रिया क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो जहाँ पर भाग का क्रिया जल्दी समाप्त हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, आपका शांत दशमलव, शांत हो गया। अशांत क्या होता है, दिन भर भाग देते ही रहते हैं। जैसे ये देखिए अशांत आवर्ती में, अशांत आवर्ती तो 3 का भाग 1 में देंगे तो 3 शून्य 0, 1 बचेगा, दशमलव लगाए, 0, 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0, 3 तिया 9, ये बार बार ऐसे जाता रहेगा। तो 0.3 इसको भाग दिन भर देते रहेंगे। तो देखिए 3 बार बार आ रहे हैं, तो जो बार बार आता है ना उसको बोलते हैं आवर्ती। क्लियर है, और भाग कंप्लीट नहीं हो रहा इसलिए इसको बोलते हैं अशांत। तो अशांत आवर्ती। उसके बाद दिया है कभी पूर्ण संख्या। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पर जैसे आप देखेंगे 0.333 बार बार आ रहा है तो पूर्णांक नहीं है। क्लियर है, पूर्ण संख्या मतलब पूरा होना चाहिए। जैसे पूर्ण संख्या क्या होता है आपका 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे होता है ना, कंप्लीट है, ऐसे दशमलव टाइप का नहीं होना चाहिए। तो 0 से अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार इसका उत्तर, तो देखिए साथी इसका उत्तर क्या होगा, ये एल होगा, अशांत है, क्लियर है, और अनावर्ती है, भाग कंप्लीट नहीं होगा और एक ही चीज़ समूह जो है बार बार नहीं होगा। तो ऑप्शन सी केवल एल, अशांत अनावर्ती अशांत दशमलव। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, ये कथन है। कारण है अभाज्य संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड स्वयं और एक होता है। तो इसको बताना है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, कथन सही है, कारण गलत है, कथन गलत है, कारण सही है। तो यहाँ पर देखिए साथियों इसका सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। तो अभाज्य संख्या याद रखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, ठीक है, और 2 क्या है, सम संख्या है। तो इस प्रकार देखिए इसमें क्या बोला है, विषम बोला है, मतलब ये क्या हो गया आपका गलत हो गया। तो कथन क्या है, गलत है, तो इसलिए हो जाएगा। और दूसरा कारण दिया है अभाज्य संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, स्वयं और एक। तो बिल्कुल सही है इसका परिभाषा, कोई भी अभाज्य संख्या का केवल 2 ही गुणनखंड होता है। जैसे 2 के बाद अगर आप 3 लेंगे तो 3 किसके पहाड़ा में आता है, 1 के पहाड़ा में आता है और 3 के पहाड़ा में आता है, मतलब क्लियर है। इसका अभाज्य संख्या आपका 5 होता है, 5 किस में आएगा, 1 पंचे 5, 5 एकम 5। क्लियर है, जैसे अगर 4 लेंगे, 4 क्या हो जाएगा आपका, 1 चौक 4, 4 एकम 4, लेकिन ये 2 से भी चला जाएगा। तो जो दूसरी संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाता है वो भाज्य संख्या होता है, इसलिए 4 भाज्य है। तो अभाज्य का 2 ही गुणनखंड होता है, तो ये सही है कारण। क्लियर है, कथन गलत है। तो इस प्रकार देखिए साथियों इसका क्या हो जाएगा, कथन गलत है मतलब ऑप्शन डी। कोई भी चीज़ एक ठो गलत होता है ना, दिमाग लगाना नहीं है, डायरेक्ट देखिए कथन गलत है, कारण सही, ऑप्शन डी। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अब इसे पता लगाना है, इतना दिया है ऑप्शन में, कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के लिए आपको पहला नियम याद होना चाहिए। इन सब में सबसे बड़ा संख्या को देखेंगे तो सबसे बड़ा कौन है आपका, देखेंगे यहाँ पर 623। तो 623 जो है, तो यहाँ पर आप 625 का जो है वर्ग देखेंगे तो क्या होता है 25, 625 का वर्गमूल, 625 का वर्गमूल क्या होता है 25।
तो यहाँ पर 25 से पहले जितना भी अभाज्य संख्या आएगा उन सब को आपको लेना है और सबको भाग देकर देखना है। तो इससे पहले जितना अभाज्य संख्या आपका क्या क्या होता है, जैसे 2 है आपका, 3, 5, 7, क्लियर है, और आपका है 5, 7 के बाद 11 है, 13, 17, 19, क्लियर है, और आपका है 23। इन सब से क्या करना है, बाकी को भाग देकर देखना है। जो भाग चला जाएगा पूरा पूरा तो वो भाज्य संख्या है, और नहीं गया तो अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, आपका जो 437 है पहला, क्लियर है, 437 क्या है, 19 से पूरी तरह भाग विभाजित हो जाता है। मतलब 19 से अगर 437 को भाग देंगे तो विभाजित हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 19 दूनी 38, यहाँ 5 बचेगा, 7, 19 तिया 57, तो पूरा पूरा भाग चला गया अगर, तो क्या हो जाएगा, वो भाज्य संख्या में आ जाता है, इसलिए ये अभाज्य नहीं है पहला वाला। अगला देखेंगे 323, तो 323 आपका 17 से विभाजित हो जाता है। 17 से इसको भाग देंगे तो देखिए आपका ये 323 है, 17 से इसको कटाएंगे तो 17 एकम 17 हो जाएगा, और 12 में 7 गया 5, 3 में 2 गए 1, ये 3, क्लियर है, और ये हो जाएगा आपका 17 निया कितना हो जाएगा, 153 हो जाएगा। तो इससे पूरा पूरा भाग चला गया, मतलब ये भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद देखेंगे आप 173, तो यह संख्या किसी भी अन्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 से विभाजित नहीं होती है, क्लियर है, तो विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या है, आपका अभाज्य संख्या है। अगला देखेंगे 623, तो ये 7 से पूरी तरह विभाजित होगा, मतलब 7 से इसको भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ से आप देख सकते हैं, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। अगला देखेंगे 547, यह संख्या किसी भी अन्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 से विभाजित नहीं होता है। मतलब इन सब से आप भाग दे देकर देखेंगे तो ये पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, क्लियर है, तो ये अभाज्य संख्या है आपका n। तो इस प्रकार उत्तर कौन सा है, l और n अभाज्य संख्या है। इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन बी, l और n। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, प्रत्येक भिन्न संख्या एक परिमेय पूर्णांक होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यहाँ पर देखिए साथियों, तो यहाँ पर बोला है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होता है। परिमेय संख्या जैसे 1/2 लिखा है, तो 1/2 क्या है, पूर्णांक नहीं है, क्लियर है, पूर्णांक मतलब पूरा, जैसे 4 अपने आप में पूरा है, तो अगर यही रहता मान लीजिए 4/2, तो 2 दूनी 4, मतलब 2 क्या है, पूर्णांक है, क्लियर है, तो ये क्या है, ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होता। नेक्स्ट देखेंगे, भिन्न संख्याएं आमतौर पर, इसमें बोला है प्रत्येक भिन्न संख्या एक परिमेय पूर्णांक होती है। तो भिन्न संख्या आमतौर पर पूर्णांक नहीं होता है। भिन्न संख्या ऐसी आप लेंगे, मान लीजिए 3/4, ये क्या है आपका भिन्न है। अंश और हर वाली संख्या क्या होता है, भिन्न होता है, ये भी आपका पूर्णांक नहीं है, क्लियर हुआ, तो ये असत्य हो जाएगा। अगला दिया है, देखिए यहाँ से उसके बाद दिया प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक होती है। तो प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होता है, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। 1, 2, 3, 4 पूरा अनंत तक, ये क्या है, पूर्ण अंक है, अपने आप में पूरा है, तो ये क्या है आपका सत्य है। उसके बाद दिया है कुछ प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या आपको पता होना चाहिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय प्लस अपरिमेय के समुच्चय के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब इसमें क्या बोला है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय होता है, तो अपरिमेय भी होता है, क्योंकि उसका परिभाषा ही है, जैसे कर्णी 2 क्या है, अपरिमेय है, इसलिए ये क्या हो गया, असत्य हो गया। अगला सभी पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्याओं का हिस्सा है। तो वास्तविक संख्या में सब चीज़ आ जाता है आपका, चाहे परिमेय रहे तो वास्तविक संख्या में सब आएगा, चाहे इधर 0, 1, 2, 3, 4, इधर आप आएंगे -1, -2, -3। तो यहाँ से पूर्ण संख्या बोल रहा है, तो 0 से अनंत तक की संख्या पूर्ण संख्या होता है, क्लियर है, तो ये क्या है, वास्तविक संख्या का ही हिस्सा है पूर्ण संख्या, तो ये आपका सत्य है। तो इस प्रकार क्या हो गया, एल और एन सत्य है। तो इसका सही उत्तर साथियों ऑप्शन बी, एल और एन। देखिए साथियों, इस प्रश्न को इसमें सही जोड़ी मिलान करना है इस प्रकार।
तो यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए आपको जैसे 7/13 दिया है, तो यहाँ पर याद रखेंगे 7 क्या है, अंश है, और 13 क्या है, हर है। तो अंश क्या है आपका, छोटा है। तो जब भी याद रखेंगे अगर अंश छोटा, ठीक है, अंश छोटा और हर क्या है, बड़ा है, ठीक, तो उसको बोलते हैं उचित भिन्न। क्लियर। तो ए का क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। वैसे ही याद रखेंगे जैसे अगला है आपका 19/17। तो यहाँ पर देखिए 19 अंश है, 17 हर है, तो अंश क्या है, बड़ा है। अगर अंश बड़ा है और हर छोटा है तो उसको बोलते हैं अनुचित भिन्न। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका अनुचित भिन्न हो जाएगा। मिला लेंगे, बी का चौथा हो जाएगा। फिर जैसे तुल्य भिन्न आपका दिया है, तुल्य भिन्न तो आपका 48/32 है, तो सबसे पहले इसको कटा देंगे 48/32 को। तो किससे कटेगा आपका, ये आपका हो जाएगा 8 छक्के 48 हो जाएगा, 8 चौक 32। फिर ये आपका कट जाएगा 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 3/2 आप कटा देंगे। क्लियर है। अब 3/2 के बाद इसको क्या करना है, मिलान करना है। तो जैसे इधर हो जाएगा ये 3/2 का, तो ये आपका हो जाएगा इसको 6/6 करेंगे तो 3 छक्के 18 होगा और 2 छक्के क्या हो जाएगा 12। 18/12 आपका ऑप्शन पहला वाला है। क्लियर हुआ। इस प्रकार आप देखेंगे। उसी प्रकार नेक्स्ट है, चौथा है, जैसे आपका दिया है 4/7 का तुल्य भिन्न। तो 4/7 जैसे दिया है तो क्या, जैसे 4/7 है और इधर आपका लास्ट बच गया 20/35। क्लियर है। तो 4 का भाग 20 में देंगे तो कितना आएगा 5, 7 का भाग 35 में देंगे तो क्या आएगा 5। तो इसका तुल्य भिन्न है, तो 4/5 का क्या हो जाएगा 20/35 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको मिलान करेंगे तो ये होगा इसका, ये हो जाएगा आपका क्या होगा, ए का आपका क्या होगा 3, बी का होगा आपका 4, तो ए का 3 बी का 4। देखिए ऑप्शन ए में है। क्लियर है। सी का आपका पहला होगा और डी का आपका दूसरा होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देखेंगे इनको। कथन दिया है 0/-4 एक परिमेय संख्या है। कारण दिया है परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0 है। तो दिया है आपका a और r दोनों सही है, r a की सही व्याख्या है, a r दोनों सही है, r a की सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ इसको चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे 0/4 क्या है, एक परिमेय संख्या, उसमें दिया है 0/-4, तो नीचे से ऊपर को भाग देंगे तो 0 ही आएगा। क्लियर है। तो 0 क्या होगा, एक परिमेय संख्या, मतलब 4 से 0 को भाग देंगे, 4 0 0, तो 0 क्या होगा, एक परिमेय संख्या है। क्लियर हुआ। तो कथन क्या है आपका सही है। दूसरा दिया है कारण की जांच करेंगे। परिभाषा के अनुसार किसी भी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या तब कहा जाता है जब उसे p/q के रूप में लिखा जा सके, p और q क्या हो, पूर्णांक हो, पूरा अंक हो, और q नॉट इक्वल 0 हो। तो यहाँ पर देखिए 0/-4 लिखा है, तो यहाँ पर क्या है 0 भी पूर्ण संख्या है और 4 भी क्या है अपने आप में पूर्णांक है। क्लियर। पूर्णांक होना चाहिए, पूरा अंक होना चाहिए, हो गया। और नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर में 0 नहीं होना चाहिए। q नॉट इक्वल 0 बोला है ना, तो p/q हो गया और q क्या है 0 के बराबर नहीं है। 0 को छोड़ के कुछ भी होना चाहिए, तो नीचे में तो 0 है ही नहीं, तो इसलिए क्या है ये बिल्कुल सही है। तो कारण भी क्या है सही है, और ये क्या है जो कारण है कथन की सही व्याख्या है। क्लियर हुआ। मतलब अगर जैसे ये ऐसे रहता 4/0 रहता, अगर हर में अगर 0 आ गया ना, मतलब वो क्या हो गया आपका परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर हुआ। तो लेकिन इसमें अंश में 0 है तो 4 0 0, इसलिए ये सही है, आपका परिमेय संख्या है। तो देखिए साथियों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसको क्या करना है आपको हल करना है और उसके बाद क्या करना है मिलान करना है। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपको बोर्ड मास नियम का उपयोग करना है। तो बोर्ड मास का नियम है, पहले क्या होता है आपका कोष्टक हटाते हैं। क्लियर है। उसके बाद आपका का, फिर होता है भाग, उसके बाद गुणा, फिर जोड़, फिर अंत में घटाव होता है। तो यहाँ पर तो कोष्टक है तो पहले कोष्टक को हटाना है, और कहीं पर का लिखा रहता है तो उसके बाद क्या होता है कोष्टक के बाद का मतलब गुणा करते हैं। तो यहाँ पर आपको कोष्टक को पहले हल करना है। इसका नियम याद रखें बोर्ड मास का, बी मतलब ब्रैकेट, तो कोष्टक पहले हटाते हैं। तो कोष्टक को हल करेंगे, 4 में 0.2 में 0.5 को घटाएंगे 3.7 बचेगा। अब उसके बाद होता है गुणा, तो इस 3.7 का इस 0.1 से क्या होगा गुणा होगा, तो 0.37 आया,
उसके बाद 0.37 आएगा, उसको 1.7 से क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 2.07। क्लियर हुआ। स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे इसको नियम के अनुसार, तभी सही होगा। तो इस प्रकार ये हो गया। दूसरा को इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ कोष्टक नहीं दिया है, का नहीं दिया है, तो पहले होगा भाग, हमेशा याद रखेंगे भाग। तो इन दोनों को पहले हल करेंगे। तो 1.5 भागित 0.3, तो इसको भाग करेंगे तो आएगा आपका 5। क्लियर हुआ। इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, 1.5 को आप 15/10 लिख सकते हैं, 0.3 को आप 3/10 लिख सकते हैं। क्यों, दशमलव बदले 1 लिखते हैं और एक संख्या देख 0 ऐसा। यहाँ 15/10 हो गया, भाग को गुणा बदलते हैं तो ये इधर का नीचे का ऊपर चला जाएगा, 10 ऊपर 3 नीचे, इधर का बदलता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, 10 कट गया, 3 पंचे 15। ऐसा भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया, इसका कितना आ गया आपका 5। अब भाग करने के बाद आपको क्या करना है, गुणा करना है। क्लियर है। तो 5 में 0.3 का गुणा करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, तो कितना आएगा 1.5। फिर 1.5 को 1.2 से जोड़ेंगे 2.7। स्टेप बाय स्टेप हल करना है, पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें भी आपको पहले क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 0.5 का, यहाँ पर का है, याद रखेंगे बीच में क्या है, का। जब भी का दिया है मतलब उसको पहले हल करते हैं। क्लियर है। 0.5 का है, तो का है उसको पहले हल करें, का मतलब होता है गुणा। तो 0.5 और 1.6 का देखिए यहाँ पर गुणा हुआ है, तो कितना आ गया 0.8। क्लियर हुआ। उसके बाद आपको करना है भाग, तो यहाँ 3.2 भागित 0.8, तो इस प्रकार इसका कितना आएगा आपका 4 आएगा। और उसके बाद आप घटाएंगे तो 4 में यहाँ पर 0.1 माइनस यहाँ पर है, इन दोनों को आप जोड़ भी सकते हैं, समान चिन्ह जुड़ जाता है। तो 0.1 और 1.6 को आप जोड़ भी सकते हैं ऐसे करके, तो 6 और 1 7 हो जाएगा, तो 1.7, लेकिन माइनस ही रहेगा। और 4 में 1.7 को घटाएंगे, तो इस प्रकार 4.0 कर लेंगे, 1.7 ऐसे। तो 10 में 7 गया 3, 4 में 2 गया 2, तो 2.3 आएगा। क्लियर हुआ। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको हल करना है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर देखेंगे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो 4.2 भागित 6, तो कितना आएगा आपका 0.7। भाग के बाद आपको गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा किनका होगा, इन दोनों गुणा होगा, 0.3 और 0.4 का गुणा करेंगे 0.12। और उसके बाद क्या हो गया आपका, अब देखिए इसमें से यहाँ से 8 का 8 है आपका, इन दोनों को हल किए तो 0.7 आया, ये 0.12 और लास्ट में -5। तो यहाँ पर आप चाहेंगे तो प्लस प्लस को जोड़ लेंगे, माइनस माइनस को जोड़ लेंगे, तो इन दोनों को आप जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 8.02, प्लस प्लस जुड़ेगा और ये समान चिन्ह जुड़ता है, माइनस माइनस भी जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5.7 हो जाएगा। समान चिन्ह जुड़ता है, हमेशा याद रखेंगे, 2 माइनस और 2 प्लस हमेशा जुड़ता है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। तो यहाँ पर इन दोनों को आप घटा देंगे, ये हो जाएगा आपका 8.12 में 5.7 को घटा देंगे, तो ये हो गया आपका 2 की 2 हो जाएगा। 11 में से 7 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 4 बचेगा। 8 में से 6 गया 2, 2.42 इसमें आएगा। तो इस प्रकार मिलान कर लेंगे, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्लियर हुआ साथियों। वी बोर्ड मास आपको याद रखना है, पहले कोष्टक फिर का, पहले कोष्टक फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ, स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलते जाना है। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है इस प्रकार इसमें दिया है। तो सबसे पहले इसमें याद रखना है, ये प्रश्न में अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 8 से ही 1/2 लिखा है ना, इसके बाद यहाँ माइनस रहेगा, तब तो इस ऑप्शन में से उत्तर आएगा, नहीं तो उत्तर नहीं आएगा। क्लियर हुआ। देखिए साथियों, ये प्रश्न इस प्रकार रहेगा, यहाँ पर देखिए 8 से 1/2 के बाद माइनस रहेगा, तब इसका उत्तर आएगा। इसमें वी बोर्ड मास का नियम प्रयोग करना है। सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करना है, फिर मंझला कोष्टक को हल करना है, अंत में बड़ा कोष्टक को हल करना है। नियम आपको याद रखना है। क्लियर है। छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। अब इसमें आप देख लेंगे, तो सबसे पहले देखिए छोटा कोष्टक कौन है, इतना वाला एरिया है, इतना को आप पहले हल करेंगे। तो इसको आपको स्टेप बाय स्टेप इसको हल करना पड़ेगा। तो यहाँ से जैसे इसी चीज़ को हल करेंगे आप, इतना को, तो यहाँ पर आप हल करेंगे तो ये ऐसे गुणा होता है, जब भी ऐसे रहेगा ना 3 ठो, तो ये ऐसे हो जाएगा, 8 दूनी 16, ऊपर वाला 1 जुड़ता है तो 17, 17/2 ऐसे हो जाएगा। वैसे ये 2 1 2 2 1 3/2 और हो गया -1/3 -1/6। अब ऐसे वाले को आप कैसे हल कर सकते हैं, या तो हर का एलसीएम निकालें, ऐसे करके हल करते हैं, उसके बाद ये आपका बनेगा।
तो जैसे 2, 3, 6 का आप एलसीएम निकालेंगे तो ये होगा आपका 6 एलसीएम इसका निकलेगा। इस प्रकार आप इसको सॉल्व एक एक करके कर सकते हैं। देखिए यहाँ से 3/2 हुआ था बताया, 3/2 -1/3 -1/6। तो 2, 3, 6 का आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। फिर इसको क्या करते हैं, इस 2 का भाग 6 में देते हैं, 2 तिया 6, और इस 3 का गुणा ऊपर 3 में करते हैं, 3 तिया 9। फिर इस 3 का भाग 6 में देंगे तो कितना आएगा, 2। इस 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम 2। फिर 6 का भाग 6 में देंगे तो कितना आएगा, 1। उस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 एकम 1। तो 9 हो गया, समान चिन्ह जुड़ेगा, 2, 1, 3, और 9 में से 3 घटाएंगे 6, 6/6 मतलब कितना आ गया, 1। इतना को हल करने पर कितना आया, 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार यहाँ पर कितना आ गया आपका, 1 आ गया। क्लियर है, और 1 आया। फिर इसके पहले से क्या है, 1/2 है, उसको आप हल किए थे तो आपको कितना आया था, 4 एकम 4, 1 5/4 आया था। बाकी तो ये सब वैसा ही रहेगा, उसको हल कर चुके हैं, बताया था। यहाँ पर आप जाएंगे, सबसे पहले इन सब को सॉल्व कर लेंगे। ये सब को देखें ना, ये सब जो है ये जब भी ऐसे रहता है 4 तिया 12, ऊपर 1 जुड़ेगा 13/4, 4 एकम 4, 1 जुड़ेगा 5/4, ऐसे करके इन सब को हल कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये जब भी ऐसा रहेगा तो इन दोनों का गुणा ऊपर वाला जुड़ेगा, इन दोनों का गुणा ऊपर वाला जुड़ेगा। क्लियर है, गुणा फिर जुड़ेगा, ऐसा करना है 3 ठो जब भी रहेगा तो यहाँ पर ये है इस प्रकार। इसको लिख लिए, 3 ठो को 2 ठो कर लिए, इसका आपका कितना है 1, तो यहाँ पर आपको रख देना है। जितना 3 ठो था उन सबको 2 ठो कर दिए। यहाँ पर ये हो गया आपका। अब यहाँ पर आपको किसको सॉल्व करना है, ये वाला को सॉल्व करना है। ये 5/4 -1/2, तो आपका ये 17/2 हो गया, माइनस ये 13/4 हो गया, भाग का भाग रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे भी हल कर सकते हैं, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 से 13 गुणा करके। क्लियर है, तो 10 में से 4 गया, आपका कितना बचेगा, 6/8। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 चौक 8 कटाएंगे तो कितना बचेगा, 3/4 बचेगा। हो गया। अब यहाँ पर 3/4 इसका आया। अभी भाग को गुणा में जब बदलेंगे ना, 4 ऊपर जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से इसका 4 4 कट जाए, कितना बचेगा, इसमें 13/3 बचेगा। तो 17/2 में आप 13/3 घटाएंगे। क्लियर है साथियों, तो इस प्रकार आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17 तिया 51, 13 दूनी 26 और 3 दूनी 6। तो 51 में से 26 आप घटा देंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा बटे 6। और इसको 6 को 25 से भाग देंगे, 6 चौक 24, नीचे में 6 रहेगा, यहाँ 1 बचेगा। देखिए 6 चौक 24, 24 1 25, 25/6। तो 4 सही 1/6 इसका उत्तर है। तो देखिए साथियों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, 4 से 1/6। लेकिन ध्यान देना यहाँ बीच में क्या रहेगा, माइनस रहेगा 1/2 के बाद। इसमें देखिए साथियों प्रश्न दिया है इस प्रकार, जब भी ऐसा रहेगा तो क्या करना है, आपको नीचे से हल करना है। तो यहाँ जैसे 3 ठो रहता है तो हमें याद रखना है, ऐसे प्लस है तो इसका गुणा होता है, 4 तिया 12, ऊपर वाला 1 जुड़ेगा तो 13/4। तो ये 13/4 तो हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जब इसको करेंगे ना, जब 3 ठो रहता है, 1 बड़ा भाग 13/4, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4/13 हो जाएगा, ऐसा होता है ये। क्लियर है, तो यहाँ पर इसको जैसे देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस, यहाँ से हो गया 1/, इस प्रकार देखेंगे इसको। यहाँ से देखिए जैसे ये है, यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँ ऊपर से, 1/1 प्लस फिर 1 हो गया, इतना का 13/4 हुआ, तो 4 ऊपर जाएगा, तो 4 आपका कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और 13 कहाँ जाएगा, नीचे आएगा। फिर ऐसे गुणा होगा, 13 कम 13, 13 4 17/13 होगा, तो ये 13 कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस हो गया, 13 ऊपर जाएगा, 17 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, इधर 2 आपका है। तो x का मान निकालेंगे, 13/17 इधर आएगा, तो 2 माइनस 13/17, प्लस का उल्टा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, याद रखेंगे। तो 17 दूनी 34, और 34 में से 13 घटा देंगे, तो 34 में से आप क्या करेंगे, 17 दूनी 34, 34 में से 13 इसको घटाएंगे, तो ये हो गया 4 में से 3 गए 1, 3 में से 2 गए, मतलब 21/13 इसका उत्तर आएगा। 21/17, सॉरी नीचे में 17 है, तो 21/17। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बस आपको इतना पता होना चाहिए, जब भी ऐसा रहेगा तो इन दोनों का गुणा ऊपर को जोड़ना है हमेशा। इसका नियम याद रखें, एक ये ऐसे मान लो ये 4 तिया 12, 13/4 है ना,
तो बड़ा भाग को गुणा में बदलते हैं ना, बड़ा भाग को, जैसे ये बड़ा भाग है इसको गुणा में बदलेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर आ जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। क्लियर है? ऐसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से क्या करना है इसको, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न आरोही क्रम में है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते में हमेशा याद रखना है, छोटा को पहले लिखते हैं, 0 1 2 बढ़ रहे हैं ना, तो छोटे को पहले लिखते हैं, फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो इसको पता करना है। तो इसमें ध्यान देंगे साथियों, सबसे पहले देखिए सब में प्रश्न एक जैसे ही है, 5/11 3/8 4/9 2/7 सब में है एक जैसे, आगे पीछे है भले, उसको आपको देखना है। तो यहाँ पर ऊपर नीचे के अंतर को पहले देख लेंगे, ऊपर नीचे का अंतर समान रहता है तो इसको भाग देना नहीं पड़ता। देखिए 5 में 11 में से 5 गया 6, 8 में से 3 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 2 गया 5, इसको देखेंगे तो अंतर इसका समान नहीं आ रहा है। अगर अंश और हर का अंतर समान रहता है तो फिर ये आसानी से बन जाता। तो ऊपर में जो बड़ा है वो बड़ा रहता है, अंश में अगर बड़ा है तो बड़ा, छोटा है छोटा, ऐसे होता है ये। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबको आपको भाग देना पड़ेगा, जो नीचे से ऊपर को भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए साथियों, आप ये जैसे 7 2/7 है तो 7 का भाग आप 2 में देंगे इस प्रकार, तो 7 0 में 0 हो जाएगा, 2 बचेगा, दशमलव लगाए 0, 7 दूनी 14, ये 6 बचेगा, फिर 0 बढ़ता जाता है, 7 8 56 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, फिर 0, 7 5 35, इस प्रकार 0.285। तो ऐसे ही सबको भाग देना है, 8 का भाग 3 में, मतलब 8 से देना है भाग 3 को। तो सबको इस प्रकार दशमलव रूप में आएगा, और दशमलव रूप में आने के बाद ही आप पता लगा सकते हैं कौन बड़ा कौन छोटा है। तो बढ़ते क्रम में लिखना, देखिए सब में 0 है तो पता नहीं चलेगा। फिर उसके बाद देखिए दूसरा में इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो सबसे छोटा कौन हुआ ये, इससे बड़ा कौन हुआ ये 3 वाला। फिर दोनों में, अब इन दोनों में 4 4 है तो दूसरा को देखते हैं, तो दूसरा में इसमें पहला में 4 है, इसमें 5 है, तो छोटा कौन होगा 4, तो ये तीसरा आएगा और ये चौथा आएगा। तो बढ़ते क्रम इस प्रकार इसका होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार आप देखेंगे तो इसका जो इस प्रकार बढ़ते क्रम होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका जो क्रम को देख लेंगे, ये वाला किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में ये वाला दिया है। ये हो गया आपका ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर है। देखिए साथियों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही कथन कौन से, अब इसमें बताना है कौन सा सही कथन है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला आपका दिया है, तो इस प्रकार यहाँ सभी भिन्नों में अंश और हर का अंतर समान है। तो जब अंतर समान होता है, बड़े अंकों वाली भिन्न सबसे बड़ी होती है। यहाँ पर देख सकते हैं 53 में से 51 घटाएंगे 2, 47 में से 45 गया 2, 65 में से 63 गया 2, 79 में से 77 गया 2। जब इस प्रकार अंतर समान होता है तो जो बड़े अंक वाली भिन्न बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा कौन है उसको आपको देखना है। तो सबसे बड़ा कौन है, 77/79। तो ये आपका क्या होगा, सबसे बड़ा भिन्न होगा, जो कि कथन में आपका दिया है। तो वो कथन क्या है आपका, गलत है। क्योंकि प्रश्न में क्या बोला है कि सबसे बड़ा भिन्न 51/53 को बोला है, तो इसलिए क्या हो गया, वो गलत हो गया। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, अगला आपका दिया है इसमें, देखिए इस प्रकार यहाँ पर भी आप देखेंगे इसका अंतर को देखेंगे। तो 24 में से 21 गया 3, 42 में से 39 घटाएंगे तो 3, 50 में से 47 घटाएंगे 3, 64 में से 61 गया 3। तो इस प्रकार अंतर अगर समान रहता है तो यहाँ पर अब प्रश्न में बोला है सबसे छोटा भिन्न पूछा है। तो जो सबसे छोटा रहेगा, तो सबसे छोटा इसमें कौन है आपका, 21/24 है। क्लियर है? तो छोटे अंक वाली भिन्न सबसे छोटी होती है, क्योंकि उसमें छोटा पूछा है। लेकिन उसमें क्या दिया है, 39/42 दिया है। कथन में क्या दिया, 39/42, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, अब देखिए इसमें अंतर समान नहीं है, इसलिए इसको आपको भाग देना पड़ेगा। जिसमें अंतर समान है उसमें पता चल जाता है। तो यहाँ से आप 17 से 13 को भाग देंगे तो इतना आएगा, 0.764। 25 से 19 को भाग देंगे तो ये आएगा, और आपका 26 से 23 को भाग देंगे तो ये वाला आएगा, और 13 से 11 भाग देंगे तो ये आएगा। भाग देके देख लेंगे दशमलव वाला। अब इसमें बोला है में दूसरा सबसे बड़ा भिन्न 11/13 है। क्लियर है? तो दूसरा सबसे बड़ा भिन्न यहाँ आप देख सकते हैं, उसमें दिया है दूसरा सबसे बड़ा कौन होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो पहला तो 0 0 0 को देखना है आपको, उसके बाद देखना है, देखिए इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, तो बड़ा कौन होगा, 8 वाला होगा। अब इन दोनों में देखेंगे, ये दोनों तो बड़ा है, ये तो छोटा हो गया। अब इन दूसरा को देखेंगे तो इसमें 8 है, इसमें 4 है, तो बड़ा कौन हुआ, 88, फिर ये 84 है,
तो 88 बड़ा होगा तो सबसे बड़ा ये दूसरे नंबर पर ये आएगा। क्लियर हुआ? तो दूसरा सबसे बड़ा भिन्न कौन हो गया? 11/13 जो कि उसमें दिया है। तो ये क्या है आपका? सत्य है। नेक्स्ट आप देखेंगे अगला इसमें दिया है, देखिए इसको भी आपको क्या करना है, अंतर अगर समान नहीं है तो आपको भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर से भाग देंगे, वैसे 23 का भाग 21 में, ऐसे 21 इधर 23 करेंगे और भाग देंगे तो ये इतना आएगा दशमलव में। वैसे इसको भी भाग देना है, सबको भाग दे लेना है। फिर इसमें ऑप्शन में दिया है दूसरा सबसे छोटा भिन्न 19/22, दूसरा बोला है। तो पहले तो सबसे बड़ा को देख लेंगे, या देखिए सब में शून्य है तो पहला को देखना है, ये 9 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है। चूँकि छोटा पूछा है तो अभी तीनों को देखेंगे, तीनों में 8 है, इसको तो लेंगे ही नहीं। फिर दूसरा देखेंगे, इसमें 6 है, इसमें 9 है, इसमें 0 है। तो सबसे छोटा कौन होगा? 80, ये 89 है, ये 86 है, ऐसे याद रखने के लिए। तो सबसे छोटा हो गया कौन? 80। लेकिन अब 80 से बड़ा कौन होगा? 86। तो दूसरा छोटा कौन हो गया आपका? ये वाला होगा। तो ऑप्शन में दिया है 19/22, तो 19/22 है, तो ये भी क्या है आपका? सही है। क्लियर हुआ? इसका आपका उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन एल और एम। तो एल एम किस में है? ऑप्शन डी में। देखिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दिया है 1 हेक्टोलीटर बराबर इस प्रकार दिया है, कौन सा सही है उसको बताना है। इसको ध्यान देंगे साथियों, 1 हेक्टोलीटर बराबर होता है 100 लीटर। तो यहाँ पर 1 लीटर बराबर होता है 100 सेंटीलीटर। तो 100 लीटर का निकालेंगे, सेंटीलीटर में बदलना है, तो 100 × 100 हो जाएगा आपका 10,000 सेंटीलीटर हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा है आपका 1 लीटर बराबर होता है 1 घन डेसीमीटर। तो 100 लीटर बराबर हो जाएगा, 100 को गुणा कर देंगे 100 घन डेसीमीटर। क्लियर है? उसका दिया है 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। तो 100 लीटर बराबर हो जाएगा, इस पर गुणा कर देंगे 100 × 1000, तो ये कितना हो गया आपका? 1 लाख घन सेंटीमीटर। फिर दिया है आपका 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर होता है। तो 100 लीटर का आप निकालेंगे तो 1000 × 100 करेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा 1 लाख मिलीलीटर हो जाएगा। या इसी को 1 लीटर बराबर होता है 10 लाख घन मिलीमीटर होता है। क्लियर है? तो 100 लीटर बराबर हो जाएगा 100 × 10 लाख, तो इसका गुणा करेंगे तो 10⁸ घन मिलीमीटर होगा। क्लियर है? तो ऑप्शन थोड़ा ध्यान देंगे साथियों, इसमें थोड़ा गड़बड़ दिया है आपका। जैसे पहला में आपका दिया सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर नहीं होगा आपका, सेंटीलीटर होगा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। उसके बाद आपका जैसे लास्ट में आपका दिया है घन मिलीलीटर, तो घन मिलीलीटर नहीं होता है, या तो मिलीलीटर होता है या घन मिलीमीटर होता है, इसको आपको ध्यान देना है। तो इसमें बाकी सब सही है, ऑप्शन जो ये है ये आपका गलत है, क्योंकि ऑप्शन में उसमें क्या दिया है आपका 1000 घन सेंटीमीटर दिया, जबकि क्या होगा 1 लाख होना चाहिए। और बाकी थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको आप ध्यान देंगे, सेंटीलीटर होगा वो घन मिलीमीटर होगा या केवल मिलीलीटर होगा। मिलीलीटर रहेगा तब चलेगा, अगर घन दिया है तो मिलीमीटर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका JKM, इसका सही होगा। तो यहाँ पर इसको याद रखेंगे, ये सेंटीलीटर होगा आपका, ये 1000 के बजाय 1 लाख होगा, बाकी तो आपके सही है। ये क्या होगा, केवल अगर मिलीलीटर है तब तो सही है, अगर घन लिखा है तो मिलीमीटर होगा, मिलीमीटर होगा, इसको आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, JKM। तो देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है भार मापन की इकाइयों का सही क्रम चुने, छोटे से बड़े की ओर। तो आपका जैसे ये दिया है, यहाँ से इसको देखेंगे, याद रखेंगे, सबसे पहले आपका आएगा मिलीमीटर आएगा, मिलीमीटर के बाद आपका आएगा डेसीमीटर आएगा, डेसीमीटर के बाद आएगा मीटर, मीटर के बाद आएगा डेकामीटर, उसके बाद आएगा किलोमीटर। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, JMKLN। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, यहाँ पर देखिए सही कथन का चयन करना है, इस प्रकार ये प्रश्न दिया है। जैसे पहला में दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो ये क्या हो जाएगा, 72 आपका दिया है तो 72 × 5/18 करेंगे तो 18 × 4 72, तो 4 × 5 = 20 मीटर प्रति सेकंड, जो कि प्रश्न में दिया है। तो ये क्या है आपका कथन सत्य है। नेक्स्ट आप देखेंगे 30 मीटर प्रति सेकंड को दिया है, तो ये मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलेंगे तो 30 गुणा क्या हो जाएगा 18/5, तो 5 × 6 = 30, 18 × 6 = 108 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो कि दिया है। इस प्रकार ये भी कथन सत्य है।
क्लियर साथियों। उसके बाद जैसे आप देखेंगे अगला इसमें दिया है 1 किलोमीटर का मान 10,000 डेसीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसको याद रखेंगे, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर और 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर। तो चूंकि आपको क्या बोला है, 1000 से 10 को गुणा कर देंगे क्योंकि 1 किलोमीटर का मान निकाल रहे हैं। तो 1000 गुणा 10, तो ये क्या हो गया 10,000 डेसीमीटर, जो कि उसमें दिया है। क्लियर है, तो ये भी आपका क्या है, सही है। अगला आपका दिया है 1 लीटर का मान 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर, 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 घन सेंटीमीटर। क्लियर है, 1 मिलीमीटर बराबर 1 घन सेंटीमीटर। तो ये भी आपका क्या है, सही है साथियों। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट आपका दिया है कि 1 किलो में 10 की घात 7 मिलीग्राम होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम और 1 ग्राम बराबर होता है 1000 मिलीग्राम। क्लियर है, तो वहाँ पर बोला है 1 किलोग्राम, तो 1000 गुणा 1000 आपको करना पड़ेगा गुणा। तो इस प्रकार ये कितना हो जाएगा, देखिए आपका ये है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख क्या हो रहा है आपका, मिलीग्राम हो रहा है। अब 10 लाख को आप इसको परिवर्तित करेंगे इस प्रकार, तो 10 लाख को आप घात के रूप में करेंगे, चूँकि उसमें दिया है 10 की घात 7 मिलीग्राम दिया है प्रश्न में आपका। क्लियर है, लेकिन 10 लाख है तो 10 लाख को आप इस प्रकार लिख सकते हैं, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। देखिए इसमें 6 शून्य है 10 लाख में, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो कितना होगा 10 की घात 6 होना चाहिए। क्लियर है, तो 10 की घात 7 दिया मतलब क्या हो गया, वो गलत है। तो इस प्रकार आप देखेंगे। देखिए साथियों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, JKLM वाला आपका क्या है, ये गलत है। इसको 10 की घात 6 होना चाहिए था, बाकी सब आपका सही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। देखिए अगला प्रश्न है, सही कथन का चयन करें। इस प्रकार ये प्रश्न दिया है। तो पहला इसमें कथन दिया है आपका, एक पूरे दिन में 86,400 सेकेंड होते हैं। अब चूंकि एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। घंटा को पहले मिनट में बदलेंगे, तो 1 मिनट बराबर मतलब 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 24 गुणा 60 करेंगे 1440 मिनट। और चूंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, इसलिए 1440 गुणा 60 करेंगे तो 86,400 सेकेंड आएगा, जो कि सही है। नेक्स्ट उसमें दिया है, यहाँ पर देखेंगे प्रश्न में दिया है आपका 1 मिनट 10 सेकेंड आधे घंटे का 7/180 होगा। तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 मिनट 10 सेकेंड है तो इसको पूरा सेकंड में बदल देंगे। तो 1 मिनट को होता है 60 सेकेंड, 10 सेकेंड पहले से है तो 60 और 10 70 सेकेंड। वैसे आपका आधा घंटा है, तो आधा घंटा मतलब क्या होता है 30 मिनट, और मिनट को सेकंड में बदलेंगे 30 गुणा 7 मतलब 1800। क्लियर है, अब क्या करेंगे, ये 70 और ये 1800 का भाग दे देंगे, तो मतलब बटे के रूप में लिखेंगे 70/1800, शून्य शून्य कट जाएगा 7/180, जो कि ऑप्शन में दिया है, ये क्या है, सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न में दिया है आपका 17 ग्राम 6.8 किलोग्राम का 1/400 होगा। तो यहाँ पर ये 17 ग्राम है, तो ग्राम को नहीं बदलना है, किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। तो 6.8 को, चूँकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो गया आपका 6800 ग्राम हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, 17/6800 करेंगे, तो 17 एकम 17, 17 चौक 68, तो इस प्रकार कितना है 1/400, जो कि प्रश्न में दिया है, इसलिए सही है। नेक्स्ट दिया है 1 सेकेंड 1 घंटे का 1/3600 होगा। तो सेकेंड को कुछ नहीं करना है, घंटा को सेकेंड में बदलना है। तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, और फिर 60 से गुणा करेंगे सेकेंड में बदल जाएगा, 60 गुणा 60 3600, तो 1/3600 बिल्कुल क्या है, सही है। तो इस प्रकार ये चारों सही है, तो ये हो जाएगा आपका, तो ये चारों सही है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही होगा, JKLM। अगला प्रश्न है, इस प्रकार आप देखेंगे निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, आपका पहला दिया है आपका 3.127 बार। तो इसको हल कैसे करते हैं, जब भी बार लगे ऊपर में तो वो बार बार आता है। देखिए 3.127 को बार बार लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर इसको कैसे हल कर सकते हैं, इसको x के बराबर लिखेंगे, फिर यहाँ 1 2 लिखा है मतलब 2 ठो है तो दशमलव बदले 1 होता है, 2 अंक है तो ये 100 हो जाएगा, 2 शून्य। तो ये बार वाले छोड़ देंगे, 100 को गुणा करेंगे इसमें पहला वाले में, तो 100x बराबर 100 को गुणा इसमें करेंगे 3.12 में, ये हो जाएगा आपका 312.77 हो जाएगा। उसके जैसे 7 बार लिखा है तो मतलब सिंगल हो गया तो 10 से गुणा करना है, तो इस 100 में 10 का गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये 3127 हो जाएगा। दशमलव को एक अंक इस प्रकार आगे बढ़ा देना है, क्लियर है। तो इस प्रकार इन दोनों को आपको घटाना है, तो 1000 में 100 घटाएंगे 900, 3127 में इसको घटाएंगे 312 को तो 2815, फिर भाग देंगे तो 900 इसके नीचे में आएगा, इसको कटा देंगे 563/180 जो कि उसमें दिया है। नेक्स्ट है सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे यहाँ तो दूसरा के में आपका 21/11 है तो डायरेक्ट आप भाग दे देंगे 11 से, इसको 11 कम 11 10 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, 11 9 99, फिर 1 बचेगा, फिर 0, फिर 11 0 0, इस प्रकार ये बार बार आएगा 190 बार, तो वो दिया है तो सही हो गया आपका। इसको देखेंगे आपका 1.32 6 बार, तो जस्ट पहला बनाए उसी जैसे होगा, ये 6 को आप बार बार लिख सकते हैं, x के बराबर लिखेंगे, फिर ये 3 2 है मतलब 2 ठो है, बार वाला को छोड़ देंगे तो 2 शून्य हो जाएगा और 1, तो कितना हो गया 100 को गुणा करेंगे इसमें, 100x बराबर 1.32 है ना, तो 1.32 में अगर आप 100 को गुणा करेंगे 6 6 6 है, 100 को गुणा करेंगे तो ये 2 ठो शून्य है, तो ये जो दशमलव है 2 अंक आगे बढ़ जाएगा तो 132 हो जाएगा, क्लियर हुआ। फिर उसके बाद ये बार है 6 सिंगल है तो इसलिए क्या हो जाएगा 10 को गुणा करना है दोनों में, तो 100 दहम 1000, फिर 1 शून्य है इसलिए देखेंगे ये दशमलव 1 अंक आगे बढ़ गया है, 2 के बाद ये 6 हो गया है, तो ऐसे आपको ध्यान देना है। फिर इन दोनों को घटा देना है, 1000 में 100 गया 900, 1326 में से 132 गया तो 1194, तो इस प्रकार इसको कटाएंगे तो 199/150 आ रहा है, लेकिन प्रश्न में क्या दिया है 199/152 जो कि गलत है। नेक्स्ट दिया है यहाँ पर आप देखेंगे 4.27 बार, तो डायरेक्ट देखिए 2 7 बार बार आ रहा है तो डायरेक्ट इसमें 100 का गुणा होगा, क्यों, क्योंकि दोनों में बार लगा है, तो 100 को गुणा करेंगे 100x, ये दशमलव 2 अंक आगे बढ़ गया, क्लियर है, 2 संख्या आगे बढ़ गया तो 427 हो गया। अब 100 में से x घटाएंगे तो 99 आएगा, 427 में 4 घटाएंगे 423 आएगा, फिर इसको बटा के रूप में लिखेंगे 47/11 आ रहा है, जबकि प्रश्न में क्या दिया है आपका 49/11 दिया है, इसलिए ये भी क्या हो गया आपका गलत हो गया। तो इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन ए, एल और एम क्या है गलत कथन पूछा है, गलत बोला है ना, तो ये दोनों आपका गलत है, ये दोनों क्या है सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर आप देखेंगे निम्नलिखित प्रश्न को हल करिए, इसको हल करके बताना है। देखिए साथियों पहला दिया है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36, तो तीसरा निकालना है। जब भी ऐसा पूछेगा ना क्रमागत सम या विषम दोनों का नियम एक ही होता है, तो इस प्रकार लेते हैं x, x+2, x+4, x+6 ऐसे लेना है, क्लियर है, 2 का अंतर रहता है उसमें, क्लियर है, दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस रहता है। जैसे x+2 में आप x को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, x+4 में आप x+2 को घटाएंगे तो -x -2 हो जाएगा, तो कट जाएगा, सॉरी x कटेगा, 4 में 2 गया 2। सम या क्रमागत विषम संख्या बोलेगा तो हमेशा 2 का अंतर होना चाहिए उन दोनों के बीच में, तो 4 बोला है इसलिए x, x+2, x+4, x+6, अगर 5 बोलता तो x+8, 6 बोलता तो x+10, ऐसे क्लियर हुआ। ऐसे आपको याद रखना है, 2 का अंतर, 2 बढ़ाते जाने, 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे करके। तो 4 बोला है इसलिए 4 ठो ले लिए, योग बोले इसलिए सबको जोड़ देंगे, बराबर क्या लिखेंगे 36, क्योंकि प्रश्न में दिया है, तो सबको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4x होगा, 6 4 10 10 2 12 हो गया। इसको पक्षांतर करेंगे, 36 में से 12 घटा देंगे 24 आएगा, x का मान निकालेंगे 4 छक्के 24, तो x का मान आया 6। चूँकि प्रश्न में बोला है तीसरा संख्या, तो तीसरा कौन है इसमें, तो तीसरा आप ध्यान देंगे, ये पहला ये दूसरा, तीसरा है आपका x+4, क्लियर हुआ, तीसरा x+4 है इसलिए 6 + 4 कितना हो गया 10। नेक्स्ट देखेंगे 6 क्रमागत बोला है, 6 बोला है तो बताया था ना, x, x+2, x+4 3 हो गया, x+6 4 8, ये 5 हो गया, 10 6 हो गया। अगर 7 बोलता तो 12 लेते, x+12 का योग 102 तो बराबर 110 102 हो गया। सबको जोड़ देंगे तो 6 है तो 6x हो गया, 10 8 18 18 6 24 24 2 26 26 2 28 हो गया, यहाँ पर 30 होगा, सबको जोड़े 10 18 6 24 4 28 2 30, 30 को पक्षांतर करेंगे तो 102 में से 30 घटाएंगे तो 72 बचेगा, 6 इसके नीचे में आ जाएगा, 12 छक्के 72,
तो इस प्रकार x बराबर क्या आ गया 12। अब प्रश्न बोला सबसे छोटा संख्या, तो सबसे छोटा कौन है इसमें x। क्लियर है, तो x बराबर 12 सबसे छोटा हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखिए 4 क्रमागत विषम संख्या, बताया था ना सम रहे चाहे विषम रहे आपको सेम इसी प्रकार ही लेना है, उसमें 2 का अंतर रहता है बस। तो वैसे इसलिए लेना है 4 बोला है तो x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 4 हो गया ना 1 2 3 4। क्लियर है। x प्लस 2 अपने आप में एक संख्या है। क्लियर है। x प्लस 4 अपने आप में एक संख्या है, ऐसा विषम संख्या। तो योग बोला है फिर सबको जोड़ देंगे बराबर 72। तो यहाँ पर देखिए 6 6 4 10 10 2 12 4x प्लस 12, तो 72 प्रश्न में दिया है। तो 72 में से 12 घटाएंगे 60, 15 चौक 60, x बराबर कितना आ गया 15। प्रश्न में बोला है सबसे बड़ा संख्या, तो सबसे बड़ा कौन है x प्लस 6, इन सब में सबसे बड़ा कौन है x प्लस 6 है। तो 15 और 6 कितना हो गया 21। अगला दिया है 6 क्रमागत विषम संख्या, फिर वैसे लेने 6 बोला है मतलब 1 2 3 4 5 6 10 12, 7 बोलेगा तो फिर 12 लेना, 8 बोलेगा 14, फिर 16, ऐसे करके लेते जाना है। सबको जोड़ेंगे इन सबको, तो 6x प्लस 30 बराबर 180 प्रश्न में दिया है। 180 में से 30 घटाएंगे 150, 6 का भाग 150 में देंगे तो कितना आएगा 25। तो इस प्रकार ये 25 आ गया। प्रश्न में बोला है चौथी संख्या, तो इसमें चौथा कौन है आपका, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा ये है, चौथा है x प्लस 6। तो 25 और 6 कितना हो गया 31। इस प्रकार होगा, तो उसको देख लेंगे। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ये आएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भाग की क्रिया में शेषफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ये 68 की घात 88 भागित 67 दिया है, तो इस प्रकार ये 68 को आप क्या लिख सकते हैं 67 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार जब इसको आप भाग देते हैं तो ये तो भाग चला जाएगा, क्या बचेगा 1 की घात 88 बचेगा, और 1 में कितना भी घात रहे हो क्या होगा उसका मान 1 होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे इस प्रकार दिया है आपका 18 की घात 5 15 प्लस 4 आपका दिया है भागित 17। तो 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 18 को आप लिख सकते हैं 17 प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो 17 से 17 तो आपका कट जाएगा, कितना बचेगा 1 की घात 15 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। चूँकि 4 इसमें पहले से दिया है। क्लियर है। इसको तो हल किए तो 1 आ गया, 4 पहले से 4 1 कितना हो गया 5। 5 क्या है आपका 17 से छोटा है, इसलिए अंतिम शेषफल क्या होगा 5 होगा। इस प्रकार सही उत्तर उसका आ गया क्या 1 और 5। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 और 5। इसको अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इसको आप सामान्य तरीके से जोड़ेंगे, जैसे ये 6 7 बार है तो 3 4 को छोड़ करके 6 7 को बार बार लिख सकते हैं, लिख दिया। इसमें जैसे 3 3 लास्ट में बार बार आए तो उसको बार बार लिख सकते हैं, फिर दोनों को इस प्रकार आप जोड़ सकते हैं। तो दोनों को इस प्रकार आप जोड़ेंगे तो इस प्रकार आएगा 0 4 8 4 8 0 1 0 1 बार बार आ रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 4 8 ये हो गया 0 1 बार बार, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं। क्लियर है। ये सामान्य तरीके से जोड़ रहे हैं। अगर इस प्रकार है, अगर इसको और दूसरे तरीके से इस प्रकार भिन्न के रूप में बदलेंगे तो ये जैसे आपका दिया है शॉर्टकट तरीके से इसको बनाना है तो 3467 लिख देंगे और माइनस शुरुआत के 2 संख्या को लिखेंगे 34 को। क्लियर है। ऐसे इसको लिखते हैं बटा 9900, या आपको जो बताया था उस विधि से आप बना सकते हैं x बराबर 0.346767 ऐसा वाला, फिर ये गुणा होगा, इसमें 100 का गुणा होगा, फिर उसके बाद फिर से 100 का गुणा होगा, ऐसे करके इसको बनाना पड़ेगा। तो उसमें टाइम लगेगा, तो शॉर्टकट में अगर इसको बनाना है तो ऐसे आपको करना है, और ये आपका 99 हो गया, 9900 आ जाएगा। क्लियर है। तो इसको घटा देंगे तो 3400 33 बटा 9900 दूसरा पद है, तो इसको 1333 करना है, शुरुआत का जो 2 अंक है उसको घटा देना है 13 बटा 9900। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको हो गया, इसको घटाए तो 1320 बटे 9900। अब क्या करना है दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो इस प्रकार देखिए दोनों का हर समान है तो एक बार लिखेंगे, ऊपर को जोड़ देंगे तो यह आएगा आपका 4753 बटा 9900। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे ये जो है 4801 में आप 48 घटाएंगे तो 4753 बचेगा। तो यहाँ पर आप ये हो जाएगा 4801 है तो 0 1 बार हो जाएगा। क्लियर है। दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा।
इस सॉल्व करेंगे। देखिए पहले 0.8 है, इसको हल करेंगे तो 25 का वर्गमूल 5 होगा, तो 0 क्या हो जाएगा 5 होगा। इसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो ठीक है 25 का 5, तो यहाँ 0.5 हो गया। फिर इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1.3, ऐसे इसको जोड़ सकते हैं। 8 5 13 की 3, 1 की 1.3। नेक्स्ट आप देखेंगे इस प्रकार के बराबर इतना दिया है, तो दोनों को आप घटाएंगे। तो यहाँ पर इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये जैसे 4 है तो दशमलव बदले 1 होता है, दशमलव बदले 1 और एक संख्या तो 1 शून्य थे, 24 गुणा 10 तो 4/240। इस प्रकार ये हो गया। ये वाला को हल किया, 4 बटे कितना है 240। दोनों को आप कटाएंगे तो 4 एकम 4, 4 छक्के 24, 1/60 है। क्लियर है। अब 60 से ऐसे इसको भाग देना है एक को, तो इसको हल करेंगे तो इतना आएगा। भाग दे के देंगे 60 शून्य शून्य ऐसे करके भाग देना है तो इतना आएगा आपका। क्लियर हुआ। अब 1.05 पहले से है, उससे इसको घटाएंगे तो 1.033 ऐसे इस प्रकार आएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे एल का मान आपको दिया है तो डायरेक्ट आपको गुणा करना है, तो गुणा इसको कर सकते हैं। इन दोनों को गुणा करेंगे और उसका दशमलव कैसे लगाना है, इधर का दो इधर का दो, 4 संख्या के बाद दशमलव लगाना है, इधर से ऐसे, इधर 4 संख्या के बाद दशमलव। नेक्स्ट है आपका ये दिया है तो इसका आप वर्गमूल निकालेंगे, तो चूँकि 196 का वर्गमूल कितना होता है 14 होता है, 14 गुणा 14 करेंगे तो 196 आएगा। चूँकि ये 2 है तो 2 में से एक संख्या के बाद दशमलव लगा देना है 1.4। अब इसको इस प्रकार छोटे से बड़ा आपको जमाना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे छोटा कौन है, देखिए 0। पहले तो इसको देखते 0 1 1 1 सब में है, तो सबसे छोटा कौन 0। उसके बाद इसको देखते दशमलव बाद, इसमें 1 है, फिर सॉरी ये तो हो गया आपका 0 वाला हो गया। फिर इन दोनों को देखेंगे, इसमें तीनों में 1 है तो इसमें देखेंगे इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो 0 छोटा होगा। क्लियर हुआ। उसके बाद इन दोनों में देखेंगे तो 3 है, ये 4 है, तो 3 छोटा होगा, फिर 4 उससे बड़ा। तो इस प्रकार इसको जमाएंगे LKJM बढ़ते क्रम में। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी LKJM। देखिए साथियों अगला प्रश्न है आपका, इस प्रकार आप देखेंगे नेक्स्ट 22। तो यहाँ से आपका दिया है कथन और कारण वाला प्रश्न है। दशमलव संख्या प्रणाली में 1 से 10 तक के अंक होते हैं। दशमलव संख्या प्रणाली का आधार 10 है क्योंकि इस प्रणाली में कुल 10 संख्याएं हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए दशमलव प्रणाली में 1 से 10 तक अंक, ये गलत है आपका, क्योंकि दशमलव संख्या प्रणाली में कुल 10 अंक होते हैं। कहाँ तक, 0 से 9 तक होता है। क्लियर है। 10 तक नहीं होता है, 1 से 10 तक नहीं होता, 0 से 9 तक होता है। इसको आपको याद रखना है। तो इसका कथन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। कारण में देखिए आपका दशमलव संख्या प्रणाली का आधार 10 है, इस प्रणाली में कुल 10 संख्या, तो 10 संख्या बिल्कुल सही है, लेकिन याद रखना है 0 से 9 तक। तो इस प्रकार कथन इसका गलत है। क्लियर है। और कारण सही है, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये आपका दिया है 23 नंबर का प्रश्न है आपका, वजन की इकाइयों को बड़े से छोटे क्रम में लगाइए। देखिए साथियों यहाँ से बड़े से छोटे घटते क्रम में जमाना है। तो सबसे आपका बड़ा कौन सा है, क्विंटल। क्लियर है। क्विंटल के बाद आपका होगा किलोग्राम। क्लियर है। 1 क्विंटल बराबर आपका कितना है, ये 100 किलोग्राम होता है। 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है आपका 1000 ग्राम। क्लियर है। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा ग्राम हो जाएगा, उसके बाद आपका डेसीग्राम हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका मिलीग्राम होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नीचे दी गई इकाइयों में लंबाई के अनुसार दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है। ये आपका पिछला का है, आप देख सकते हैं इस प्रकार। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रश्न आपका दिया है इसमें, अगला प्रश्न में जैसे इसमें आपका दिया है 500 मिलीमीटर, तो या तो सबको क्या करना पड़ेगा, आपको मीटर में करना पड़ेगा, तब तो ये बनेगा। क्लियर है। तो ये जो पहला दिया 500 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, चूँकि ये हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे 1 मिलीमीटर बराबर होता है आपका 1/1000 मीटर। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, चूँकि 500 मिलीमीटर है तो 500/1000 हो जाएगा, तो 0.5 मीटर हो जाएगा। इसको याद रखना इस प्रकार, 1 मीटर बराबर आपका होता है 1000 मिलीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर
1000 मिलीमीटर होता है, इतना आपको याद रखना है। तो आपको 500 मिलीमीटर का निकालना है, कितना हो जाएगा 0.5 मीटर हो जाएगा। मीटर में बदलना है सबको, क्लियर है। अब सेंटीमीटर है, इसको भी किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, क्लियर हुआ। चूँकि अब आपको सेंटीमीटर में बदलना है तो ये क्या हो जाएगा 1/100 मीटर में बदलना है, तो हो जाएगा 500/100 करेंगे तो ये हो जाएगा 5, इस प्रकार हो जाएगा मीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 500 सेंटीमीटर है तो 5 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये तो पहले से दिया है मीटर, तो उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। जो आपका वो दोनों आपका क्या है, पहले से आपका दिया है। तो इस प्रकार आप चारों को देखेंगे क्रम में, यहाँ पर देखिए आपका ये 5 मीटर है, 0.5 है, 0.5 है और 0.05 है। तो इस प्रकार इसको आपको जमाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए दो ठो आपका बराबर है, कौन कौन, एम और जे आपका बराबर है, क्लियर है। तो घटते क्रम में जमाना है, तो सबसे बड़ा कौन है 5 मीटर, फिर उसके बाद क्या है आपका उससे छोटा, तो उससे छोटा है 0.5, उससे छोटा है 0.05 है, क्लियर हुआ। तो इस प्रकार ये हो जाएगा आपका। तो इसको इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि बड़ा है एम से, एम और जे बराबर है, और एल क्या है, छोटा है जे से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्न दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही मतलब क्या है, ये बढ़ते क्रम, बढ़ते में छोटा को पहले लिखते हैं। तो सब में आप यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, तो 0 तो सब में है, तो इसको पहला को देखते हैं। जैसे इसमें 5 है, इसमें 0 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो सबसे छोटा कौन होगा आपका 0.05 होगा, क्लियर है, के वाला होगा। तो देखिए यहाँ से के सबसे पहले आ रहे हैं, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा। देखिए पहले में के नहीं है, तो डायरेक्ट आप इसको लगा सकते हैं डी को, इस प्रकार देख करके। उसके बाद और आप चाहे जमाना चाहे जमा सकते हैं। इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, उसके बाद पहला को देखते हैं, इसमें भी 5 है, दूसरा को देखते हैं, तो इसको तो आप 2 शून्य आप बढ़ा सकते हैं ऐसे करके, क्लियर है। अगर आपको और देखना है तो इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 5 है, तो ये तो खैर बड़ा हो गया। अब तीसरा को देखेंगे तो ये 500 होगा, तो ये वाला होगा, फिर 505, फिर 550, ऐसे करके इसको बना सकते हैं। देखिए इस प्रकार है आपका। और इसको सरल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें 3 है ना, तो इसको भी 3 कर सकते हैं। यहाँ 0, इसमें 2 शून्य लगा सकते हैं, इसमें 1 शून्य लगा सकते हैं, आपको आसानी हो जाएगी। इस प्रकार ऐसा कर लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगा। तो इसमें आप पता लगा सकते हैं बड़ा कौन है, तो बड़ा आपका 550 है, उससे छोटा आपका 505 है, उससे छोटा आपका 500, उससे छोटा आपका 50 है, ऐसे करके आप पता लगा सकते हैं, क्लियर हुआ। यहाँ पर इस प्रकार आप देख सकते हैं, ऐसे इसको आपको बनाना है। सबसे बड़ा ये इस प्रकार, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर छोटा। देखिए साथियों, ये अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, और घटते क्रम में हमेशा बड़े को पहले लिखते हैं। तो ये आपका सेम प्रोसेस अभी जो बनाया वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। तो सेम इसको आपको क्या करना है, सरल करने के लिए, जैसे 0.8 है ना, तो जैसे इसमें 3 संख्या है तो इसको भी 3 करने देना है, तो 2 शून्य इसमें बढ़ा देना है, इसमें 1 शून्य बढ़ा देना है, ये तो वैसा ही रहेगा, ये इसमें 1 शून्य बढ़ा देना है, ऐसा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा सबसे बड़ा कौन है, देखिए 880, फिर उससे छोटा कौन सा है 808, फिर 800, फिर ये क्या है 80, ऐसा आप इसको पता लगा सकते हैं, क्लियर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका चूँकि घटते क्रम है, तो सबसे बड़े को पहले लिखेंगे, तो सबसे बड़े में आपका कौन सा हो जाएगा 880, तो 880 वाला ये है, क्लियर है, तो इसी को पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है कौन सा 808, ये वाला आएगा आपका, फिर है आपका 800 तो 0.8, उसके बाद ये 80 है तो 0.08, ऐसे घटते क्रम बड़े से छोटे। इसका सही उत्तर साथियों ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए आपका इस प्रकार इसका मान ज्ञात करना है। तो जैसे ये 0.5 बार है तो इसको आप 5/9 लिख सकते हैं। अगर नहीं तो आप ये जो बताया था x बराबर 0.555 ऐसे करके इसको सॉल्व करना पड़ता है। जैसे ये एक संख्या है तो 10 का गुणा करते हैं तो 10x, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा, क्लियर है। और आपका ये हो जाएगा
5, 10 में से 1 घटाएंगे 9 x बचेगा, 5 में 0 घटाएंगे 5 बचेगा, x बराबर 5/9 ऐसा करके बना सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट याद रख रहे थे 5/9 एक संख्या इसलिए, फिर इसमें 6/9 हो जाएगा, 7 का 7/9 हो जाएगा। फिर सबको जोड़ देंगे, क्योंकि आधार समान है मतलब उसका हर एक जैसे है तो एक बार लिखते हैं 9 को, ऊपर को जोड़ देते हैं। 5 6 11 7 18 और 9 दूनी क्या हो जाएगा 18। तो इस प्रकार 2 इसका उत्तर है। तो हो गया आपका बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट इसको तो आपको डायरेक्ट गुणा करना है, तो सीधा कितना हो जाएगा 3 दूनी आपका 6 हो जाएगा। दशमलव को ध्यान देना है, इधर 2 अंक है इधर 1 अंक है, तो 2 और 1 3, 1 2, तो ये 3 संख्या के बाद दशमलव 0.006। तो हो गया आपका ऑप्शन ए। अगला देखेंगे इस प्रकार मिलान करना है इसको, ये प्रश्न है आपका, इसको कैसे बना सकते हैं। तो जैसे आपका पहला दिया इसमें 0. कितना दिया है आपका 5 2 इस प्रकार दिया है, तो 5 2 दिया है तो इसको आप 52/100 लिख सकते हैं। ये 52 हो जाएगा, दशमलव बदले 1 लिखते हैं, 2 संख्या 2 0 लिखते हैं। 52/100 इसको कटा देंगे 13 से, 13 चौक 52, सॉरी 4 से कटाएंगे तो 4 13 52 होता है, और 4 25 100, 4 से कटाएंगे 13 क्या आएगा 25, जो कि ऑप्शन तीसरा में दिया है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 0.025। तो क्या करना है, सिर्फ 25 को लिखना है, दशमलव बदले 1, दशमलव बाद 3 संख्या है तो 3 ठो शून्य, इसलिए 25/1000 हो गया। इसको आप कटा देंगे 25 से, तो 25 चौक 100, 25 0 0, तो 1/4, जो कि ऑप्शन इसका चौथा में दिया है, तो 1/40। नेक्स्ट ये भी है आपका 78 है, तो 78 लिखेंगे, दशमलव बदले 1, 2 संख्या है 2 ठो शून्य, तो 78/100, 2 से कटा देंगे तो 39 दूनी 78 होता है, 50 दूनी 100 होता है, तो 39/50, जो कि पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट देखेंगे ये 256 को लिखेंगे, दशमलव बदले 1, 3 ठो संख्या 3 ठो शून्य, 256/1000। इसको आप कटा देंगे, आपका जैसा मन 2 से भी कटा सकते हैं, 4 से, तो 8 से इसको कटा दिया, तो इस प्रकार इसे 32/125, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। इस प्रकार इसको देखेंगे, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, ये इसका सही उत्तर है। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन कारण दिया है, सही उत्तर का चयन करना है। तो 1.2323 दिया है, एक अशांत अनावर्ती दशमलव है। फिर दूसरा दिया है कारण अशांत अनावर्ती दशमलव वे दशमलव संख्याएं जो भाग देने पर कभी समाप्त नहीं होते और दशमलव के बाद एक या अधिक अंकों का समूह बार बार एक ही क्रम दोहराता है। तो देखिए साथियों, पहला दिया कथन अशांत अनावर्ती बोला है, तो ध्यान देंगे 2 3 इसमें बार बार आए। देखिए यहाँ संख्या दशमलव बाद 2 3 बार बार आ रहे हैं, 2 3 2 3 आए ना, तो जो बार बार आता है उसको आवर्ती कहते हैं। क्लियर है, और अशांत है, ये कभी कंप्लीट नहीं होगा, तो ये अशांत आवर्ती है, जबकि प्रश्न में क्या बोला है अनावर्ती, तो ये क्या हो गया आपका गलत हो गया, कथन क्या है गलत है। फिर कारण देखिए यहाँ पर, कारण में दिया है अशांत अनावर्ती दशमलव वे दशमलव है जो भाग देने पर कभी समाप्त नहीं होगा। क्लियर है, अशांत है मतलब वो तो कभी समाप्त होता ही नहीं है, बस इतना आपको ध्यान देना है। दशमलव के बाद एक या अधिक अंकों का समूह बार बार एक ही क्रम दोहराता है। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए ये एक ही क्रम दोहराता है बोल रहे कौन, अनावर्ती। तो अनावर्ती में ध्यान देंगे वो क्रम को नहीं दोहराता, जैसे कि मान लें किसी में 3 1 3 1 बार बार आ रहे थे, इसको आवर्ती कहते हैं। तो अनावर्ती में बोल रहे हैं बार बार दोहराता है करके, तो ये क्या हो गया, ये भी आपका गलत है। क्लियर है, तो जो बार बार दोहराता है उसको कहते हैं आपका आवर्ती बोलते हैं, अशांत आवर्ती। क्लियर हुआ, अनावर्ती क्या है, जो बार बार नहीं दोहराता उसका समूह, जैसे देखिए पाइक होता है 3.14159, ये दोहरा नहीं रहा है, तो ये क्या है आपका अशांत अनावर्ती है। क्लियर हुआ, तो इस प्रकार कथन कारण दोनों ही पूरी तरह से गलत है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। देखिए साथियों, यहाँ से अब ये आपका पेडागोजी का प्रश्न है, चूँकि गणित में आपका पेडागोजी भी आएगा, तो ये आपका गणित का है। यहाँ पर आप देखेंगे पेडागोजी का प्रश्न, तो इसमें दिया है गणितीय विचार प्रायः कैसे बढ़ते हैं, इस प्रकार आपका दिया है अमूर्त अवधारणा व्यापक मूर्त विशिष्ट। तो इसको याद रखने साथियों, गणितीय जो अवधारणा है मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ता है। क्लियर है, और विशिष्ट से व्यापक की ओर बढ़ता है। ये हो जाएगा आपका मूर्त से अमूर्त, मतलब सी से क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन बी में है
और विशिष्ट से व्यापक एस से क्या हो जाएगा बी। ये क्या होगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण ठोस से शुरू होना चाहिए। क्लियर है? तो ये तो बिल्कुल सही है कथन आपका, प्राथमिक स्तर पर ठोस से ही शुरू करना चाहिए। गणितीय सोच मूर्त अनुभव से अमूर्त की ओर बढ़ती है, ये भी आपका सही है। अब दोनों सही है तो कथन कारण की सही व्याख्या है कि नहीं है, तो इसको ध्यान देना है। मूर्त से अमूर्त बढ़ रहा है तो ठोस क्या है आपका मूर्त है, इसलिए ये इसका सही व्याख्या है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, गणित की प्रकृति तार्किक होती है, बिल्कुल ये सही है आपका। गणित में हर समस्या का एक निश्चित और सटीक उत्तर होता है तथा इसमें अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं होती, तो ये भी आपका क्या है बिल्कुल सही है। और ये कथन जो कारण जो कथन की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सुमेलित करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए दृश्यीकरण मतलब क्या होता है विजुअलाइजेशन। तो ये क्या हो जाएगा, आकृतियों को नाम से पहचानना है। क्लियर है? विजुअलाइजेशन होगा, आकृति को क्या करना है नाम से पहचानना। विश्लेषण एनालिसिस करना, आकृति के गुणों का वर्णन करना। आकृति के क्या है विश्लेषण, आकृति के गुणों का वर्णन करते हैं कोई भी चीज़ के बारे में। जैसे ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए त्रिभुज दिया है, तो त्रिभुज में जैसे ये आपका भुजा है, ए है, बी है, सी है, इसका कोण ए, कोण बी, कोण सी, यही क्या है इसका एनालिसिस कहलाता है। क्लियर है? ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा ए, भुजा बी, भुजा सी है, तो आकृति के गुणों का वर्णन कर रहा है कि इसका भुजा है, इसका कोण है, ऐसे करके। फिर उसके बाद आपका दिया है ऑप्शन सी, सॉरी इसमें दिया है अनौपचारिक निगमन। तो ये अनौपचारिक में क्या आएगा आपका, स्वयं प्रमेय बनाना और प्रमाणित करना। औपचारिक क्या होगा, प्रमेय का प्रमाण देना। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये ए का 2, बी का 1, तो यह आपका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए साथियों, आपको ये दिया है सुमेलित करना है इसको, ये हो जाएगा आपका ये देख गणित की भाषा। तो गणित की भाषा क्या होती है, प्रतीकात्मक और सार्वभौमिक होती है। फिर गणितीय सोच का विकास ठोस से अमूर्त की ओर होता है। गणित की संरचना क्या होता है आपका, पदानुक्रमित होता है। गणित का मुख्य उद्देश्य होता है पैटर्न खोजना और नई विधियाँ खोजना। गणित की रचनात्मकता है, सॉरी यहाँ पर ये होगा आपका, ये समस्या समाधान और तर्क शक्ति का विकास गणित का मुख्य उद्देश्य है। गणित की रचनात्मकता है पैटर्न खोजना और नई विधियाँ खोजना। इस प्रकार ए का 2, बी का 1, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, गणित की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। यह है आपका, विद्यालयी स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों में विशिष्ट अभिवृत्ति आवश्यक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे गणित में चूँकि प्राथमिक स्तर का अगर बात करेंगे तो ये क्या है इसका सही नहीं होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो गणित में प्राथमिक अवधारणाएं प्रकृति में अमूर्त होती है। प्राकृतिक जो प्राथमिक होता है, प्राथमिक लेवल पे प्राइमरी 1 से 5वीं तक में, तो अमूर्त नहीं, उसको क्या करना है ठोस अवधारणा से सिखाना। ठोस मतलब मूर्त, तो ये आपका क्या हो गया, ये सही नहीं है। गणित निगमनात्मक तर्क पर आधारित है, ये बिल्कुल सही है। चौथा, गणित उन अधिकांश विषयों की तुलना में बहुत अधिक अमूर्त और पदानुक्रमित है जो बच्चे समान आयु में सीखते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये तीसरा और चौथा आपका क्या है सही है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, परिवर्तन विचाराधीन बात का पूर्ण या आंशिक परिवर्तन है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि परिवर्तन अच्छी बात के लिए है या बुरी बात के लिए, यह कथन है। ये कथन है आपका ऑप्शन बी किलपैट्रिक का। नेक्स्ट है, गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है, यह है आपका अंक गणित, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की प्रकृति मुख्य रूप से कैसी होनी चाहिए, तो इसको याद रखना है आपका ठोस से अमूर्त की ओर, ये वाला ऑप्शन बी। देखिए गणित का ये आपका अंतिम प्रश्न है, गणित की संरचनात्मक प्रकृति का अर्थ है। गणित में अवधारणाएं हैं, यहाँ पर देखेंगे
अवधारणाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई संरचना बनाती है। तो यहाँ पर देखें गणित केवल संख्याओं का अध्ययन है, बिल्कुल नहीं। गणित रचनात्मक नहीं है, ये भी नहीं हो। गणित किसी बिना किसी क्रम के ये भी नहीं होती है। ऑप्शन ए ये इसका सही उत्तर है, केवल जे। देखिए साथियों, अगला है पर्यावरण का प्रश्न है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पर्यावरण के विभिन्न घटक सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक परस्पर जुड़े हैं। तो ये बिल्कुल आपका सही है। किसी एक घटक में परिवर्तन अन्य घटकों को भी प्रभावित करता है, ये भी क्या आपका सही है। और कारण क्या है, कथन की सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया है आपका पर्यावरण के घटकों की अंतःक्रिया का क्रम। तो इस प्रकार दिए, इसको क्रम से क्या करना है, आपको जमाना है। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, प्राकृतिक, फिर मानव, फिर सामाजिक, फिर सांस्कृतिक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट आप देखेंगे, इसको जमाना है आपका। तो हो जाएगा पर्यावरण का जीव व निर्जीव का समग्र तंत्र, अंतःक्रिया हो जाएगा घटकों के बीच पारस्परिक संबंध, समकालीन मुद्दे, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, बच्चों का दृष्टिकोण, अनुभव आधारित समझ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है इसका, यहाँ पर देखेंगे आपका ये हो जाएगा आपका प्रारंभिक समझ है, इंद्रिय आधारित ज्ञान, विकसित समझ है, कारण परिणाम, अनुभव है, प्रत्यक्ष संपर्क, भाषा है, अवधारणाओं का निर्माण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला देखिए, यदि 8 से 14 वर्ष का बच्चा वनों की कटाई से वर्षा पर प्रभाव को कारण परिणाम रूप से समझाता है तो यह किस क्षमता को दर्शाता है। तो यह आपका तार्किक विश्लेषण क्षमता। अगला देखिए, 8 से 14 वर्ष के बच्चे पर्यावरणीय अवधारणाओं को तर्क और विश्लेषण के माध्यम से समझने लगते हैं, बिल्कुल सही है। इस अवस्था में वे कारण परिणाम संबंध स्थापित करने में सक्षम हो जाते हैं, ये भी सही है। और कारण कथन की सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, 5 से 7 वर्ष के बच्चे पर्यावरण की समझ मुख्यतः ठोस अनुभव के आधार पर विकसित करते हैं, बिल्कुल सही है। इस आयु में उनकी संज्ञानात्मक क्षमता अमूर्त सोच के लिए पूर्ण विकसित नहीं होती, ये भी क्या है आपका सही है। और यहाँ पर देखेंगे जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला देखिए, एक शिक्षक बच्चों को स्थानीय नदी का निरीक्षण कराकर जल प्रदूषण समझाता है, यह किस अधिगम सिद्धांत का सर्वोत्तम उदाहरण है। यह आपका अनुभवात्मक अधिगम। नेक्स्ट है आपका, यदि आपका अनुभवात्मक अधिगम है, पौधे उगाना, अवलोकन आधारित अधिगम, शिक्षक को देखकर सीखना, सामाजिक अधिगम, समूह चर्चा, अनुकरण है, बड़ों की नकल करना। यह ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है पर्यावरण के घटक। यहाँ पर आप देखेंगे तो यह आपका सामाजिक पर्यावरण है, यह आपका सामाजिक वाला है। तो ये आ जाएगा आपका मानव संबंध व संस्थाएं हो जाएगा। आर्थिक पर्यावरण है, ये हो जाएगा आपका आय, उत्पादन, संसाधनों का उपयोग। प्राकृतिक पर्यावरण हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन व जैव विविधता। सांस्कृतिक हो जाएगा परंपरा, भाषा, रीति रिवाज। इस प्रकार हो जाएगा, ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है बच्चों की पर्यावरणीय समझ का विकास क्रम, अनुभव, अवलोकन, अवधारणा, निर्माण, अनुप्रयोग। तो यह इसका ऑप्शन ए अनुभव, अवलोकन, अवधारणा, अनुप्रयोग। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरणीय समस्या के समाधान की प्रक्रिया, जागरूकता, समस्या की पहचान, कार्यान्वयन, मूल्यांकन। यह है ऑप्शन ए समस्या, फिर जागरूकता, फिर कार्यान्वयन, फिर मूल्यांकन। नेक्स्ट है यहाँ पर आप देखेंगे परिवार, ये दिया है आपका परिवार है, प्रारंभिक समाजीकरण, विद्यालय है आपका औपचारिक शिक्षा, सहपाठी सहयोगात्मक सीख, परिवेश है अनुभव प्रदान करना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला देखिए इसका, जैसे ये है आपका 5 से 7 वर्ष, तो इसका हो जाएगा ठोस अनुभव आधारित। 8 से 14 वर्ष ये हो जाएगा तार्किक विश्लेषण, और ये वयस्क की भूमिका हो जाएगा मार्गदर्शन व सहारा, सामाजिक अंतरक्रिया, सहयोगात्मक अधिगम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, यदि एक बच्चा पेड़ को जीवित इसलिए मानता है क्योंकि वह बढ़ता है तो यह किस प्रकार की संज्ञानात्मक प्रक्रिया को दर्शाता है। यह आपका अनुभव आधारित वर्गीकरण। नेक्स्ट है, बच्चों की पर्यावरणीय समझ केवल पुस्तकीय ज्ञान से ही विकसित होती है। ये क्या है आपका, ये गलत है आपका। अगर
बच्चे अनुभव, अवलोकन और सामाजिक पर्यावरण संपर्क से भी सीखते हैं। तो ये ए गलत है, आर सही है, डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है बच्चों के पर्यावरण अधिगम में इसके फोल्डिंग का सही अर्थ क्या है? यह है आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देकर सीखने में सहायता। नेक्स्ट है आपका ठोस संक्रियात्मक अवस्था प्रत्यक्ष वस्तुओं पर आधारित, औपचारिक संक्रियात्मक है, अमूर्त सोच, पर्यावरणीय सीख, अनुभव आधारित, वयस्क सहायता, सीखने को दिशा देना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला है पर्यावरणीय घटकों के प्रभाव का क्रम सरल से जटिल। तो हो जाएगा आपका प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक। प्राकृतिक पर्यावरण केवल जीवित तत्वों से बना है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। जीवित अजैविक भी बना है, क्लियर है। इसमें जल, वायु, मिट्टी जैसे अजैविक तत्व भी शामिल होते हैं, तो ये बिल्कुल ही आपका सही है। देखिए तो ये हो जाएगा ए गलत है, यार सही है। पर्यावरणीय अंतःक्रिया किस सिद्धांत को सर्वाधिक स्पष्ट करती है? तो ये परस्पर निर्भरता का सिद्धांत। बाल केंद्रित पर्यावरण अध्ययन में स्थानीयता को प्राथमिकता देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर अर्थपूर्ण अधिगम विकसित करना। नेक्स्ट है आर्थिक गतिविधियां पर्यावरण को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है। उद्योग और उत्पादन से प्रदूषण उत्पन्न होता है, ये भी सही है। और ये आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सांस्कृतिक पर्यावरण में परंपराएं, भाषा और रीति रिवाज शामिल होते हैं, ये बिल्कुल सही है। ये तत्व समाज के व्यवहार और सोच को प्रभावित करते हैं, ये भी सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के अनुभवों का कोई महत्व नहीं होता, तो ये बिल्कुल गलत है। बच्चे अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं, ये सही है। तो ए गलत है, आर सही है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित विशेषता है। तो यहाँ पर अब देखेंगे साथियों, ये आपका भारत का संविधान आ गया। 25 प्रश्न आपका किसका था? पर्यावरण का। और यहाँ पर आप ये संविधान का प्रश्न है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो ये आपका देखिए इनका विशेषता है। तो यह आएगा आपका ऑप्शन ए सी आएगा 2 और 4। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना। सॉरी साथियों, यहाँ ध्यान देंगे इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है। 1 और 3 प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में वैध शासन की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण, इसको ध्यान देंगे। ये ऑप्शन बी 1 और 3 इसका सही उत्तर है। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी 1, 2, 4। ये वाला 1, 2 और 4। नेक्स्ट है, इसमें देखेंगे असुमेलित है, जो सुमेलित नहीं है उसको बोल रहा है। तो यह आपका ऑप्शन सी 3 और 4। ये क्या है? सुमेलित आपका नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित विषयों को संविधान में उल्लिखित क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 4, 3। नेक्स्ट है भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप किस अनुसूची में है? तो यह आपका 3री अनुसूची में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों के प्रावधान को क्रमानुसार जमाइए। तो यह आपका ऑप्शन बी 2, 1, 3, 4। इस प्रकार जमा सकते हैं 2, 1, 3, 4। अगला प्रश्न है भारत में केंद्र राज्य संबंध से संबंधित समिति आयोग है। तो इसका ऑप्शन सी 1, 3, 4। नेक्स्ट है देखिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित करता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही उत्तर है ये आपका कथन गलत है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो यह आपका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है।
नेक्स्ट है लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व के आधार पर आरोही क्रम में जमाइए। तो यह आपका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है सीएजी के पद पर रहते कोई अन्य लाभ का पद नहीं ले सकता। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही उत्तर है। दोनों सही है परंतु आर की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो यह इसका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। तो इसका है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखेंगे निम्न कथनों पर विचार करना है भारत के संवैधानिक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट देखेंगे इनको क्या करना है आपको सुमेलित करना है। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगर देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें से आपका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये ऑप्शन बी इसका सही है। अगला देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा को खतरा हो। यह ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन पर विचार करें। तो इसका है आपका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट पर संविधान के अनुसार किस विषय पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्य के विधानमंडल द्वारा संतुष्टि आवश्यक नहीं है। तो यह आपका ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। तो इसका है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए साथियों ये आगे आपका कंप्यूटर का प्रश्न है। देखिए यहाँ से ये है आपका ऑप्शन ए 87 के देखिए कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस है। यहाँ से आपका कंप्यूटर का सवाल है। तो ये कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस है। तो ये है आपका ऑप्शन डी LMN। यहाँ से कीबोर्ड माउस स्कैनर। निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यह आपका ऑप्शन बी JKM। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में असत्य कथन है। तो यह ऑप्शन ए। फिर निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं। तो यह आपका ऑप्शन ए। उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें आएगा ऑप्शन बी JKM। उसके बाद है आपका कंट्रोल यूनिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। तो आएगा आपका 92 का है आपका ए। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया में शामिल है। तो हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर निम्नलिखित में से पेज प्रिंटर है। तो यह ऑप्शन ए। यहाँ पर सही मिलान करना है। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। वैज्ञानिक अनुसंधान में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो हो जाएगा इसका है ऑप्शन डी। सही मिलान करना है। इसका है आपका ऑप्शन सी सही उत्तर है। 98 का आप देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का विचार करें। तो यह ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन करें। 99 का ऑप्शन सी। इसका अंतिम प्रश्न है साथियों परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य है। तो यह ऑप्शन डी JLM। ये रहा साथियों 100 प्रश्न का आपका टेस्ट सीरीज। जितना अधिक से अधिक आप टेस्ट दिलाएंगे, टेस्ट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उतना ही अच्छा आपका एग्जाम जाएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।